जो रेगुलर एएसपी है वो मुरादाबाद में रही और पिछले 18 महीनों से फिर मैं यहाँ पे एसपी देहात के पद पे हूँ जी। जैसा कि आपने पूछा कि मेरे मामा नानी के यहाँ पे, जब मामा जी के यहाँ पे जाते थे तो उनके यहाँ पे भी मुझे जो परिवेश मिला है, जो पढ़ाई लिखाई का बहुत मेरे मामा जी जो कि इंजीनियर के द्वारा वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं किया जाता है। आप लोग सतर्क रहें, जब भी इस तरह की कोई लोग आपको कॉल करें कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। इससे जीडी न्यूज में आज जिनकी बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी उनका वास्ता मध्य प्रदेश से है और वो सामान्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से वास्ता रखते हैं। पिता अशोक जैन जो एक सामान्य बिजनेसमैन है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। माता आरती जो सामान्य गृहिणी है, घर के काम में लगी रहती हैं। और यही नहीं, उन्होंने होनहार बच्चे को वो संस्कार देने का कार्य किया है जो आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के स्वामी है। हाल फिलहाल में सहारनपुर जनपद में उनकी पोस्टिंग है और सहारनपुर में एसपी देहात के पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सागर जैन जी की। सागर जैन जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने मैकेनिकल बीटेक किया है। इसके बाद इसके उन्होंने सिविल सर्विस में 160 रैंक हासिल कर ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जो है वो मुरादाबाद अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बनारस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बाद इसके जो है सहारनपुर में जो है लगभग 18 महीने से अपनी सेवा दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि उनकी बायोग्राफी पे जब हम चर्चा करेंगे, उनके कार्यकाल को देखा जाए अभी तक के लिए, वो किसी भी घटना पे पहुंचने वाले वो अधिकारी हैं जो घटना के साथ साथ समय रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और पूरा कंट्रोल उनका रहता है अपने प्रोफेशन को लेके। और सामान्यतः उनके पास आने वाला वो व्यक्ति जो न्याय की अभिलाषा लेकर आता है और निश्चित ही वहां से उनके यहाँ से न्याय पाया जाता है। लेकिन अपराधियों के लिए वो काल हैं, अपराधियों को वो अधिकारी हैं सागर जैन जी जो क्राइम कंट्रोल पर अपना पूरा फोकस रखते हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे उनकी बायोग्राफी में, किससे जीडी न्यूज में उनकी बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी। सर प्लीज कम हियर। सर आइए सागर जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किससे जीडी न्यूज में। सर पिछले लगभग 18 महीनों से जो सहारनपुर में एसपी देहात पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। क्राइम पर इनकी कमांड है, अपराधी थर-थर कांपते हैं और अगर कोई इनके पास न्याय पाने के लिए आता है तो निश्चित रूप से जो है उसका आत्मबल बढ़ा हुआ मिलता है और न्याय जिस दृष्टि से वो चाहता है उस दृष्टि से उसको न्याय पाने का यहाँ से न्याय पा कर जाता है, खुश होकर जाता है और अपराधी को उस भाषा में सबक सिखाते हैं जिस भाषा में अपराधी सबक सीखना चाहता है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किससे जीडी न्यूज में, आपकी बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी। शुरुआत यहीं से करते हैं सर। पिता अशोक जैन के संस्कार, माता के क्या कार्य, आरती जैन के आपको क्या कार्य मिले, उंगली पकड़ के चलने का आपको मौका मिला है, पारिवारिक परिवेश कैसा सर आपका रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त देना चाहूँगा। मैं जो है 2019 में सिविल सर्विसेज में मुझे आईपीएस अलॉट हुआ था। इसके बाद मैंने जो है अपना अंडर ट्रेनिंग है जो बनारस से किया था, 6 महीने वहाँ पर वाराणसी में रहा। उसके बाद मेरी जो रेगुलर एएसपी है वो मुरादाबाद में रही और पिछले 18 महीनों से फिर मैं यहाँ पे एसपी देहात के पद पे हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मेरे परिवेश के बारे में, तो हम जो है एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा उसमें सबसे बड़े भाई थे जॉइंट फैमिली में और मैं अपने कजिन्स में, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। तो हमारा जो है बचपन से ही बिजनेस फैमिली रही है और बिजनेस ही रहा है और पहली बार ही आउट ऑफ टाउन जो पढ़ाई करने जाते हैं वो मैं ही घर से निकला हूँ। तो
ऐसा रहा था कि हमेशा से, क्योंकि आप देखते हैं जैन फैमिली है, हमारे पूरे आसपास के लोग सभी बिजनेस में ही हैं। जी। बचपन से ही पढ़ाई में ठीक रहा हूँ। और 10th के बाद जो मेरे एक कजिन भाई थे, मामा जी के लड़के, उन्होंने बताया कि ये आपकी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उस समय कोटा में थे, तो कोटा एक, क्योंकि आईआईटी और नीट के लिए हब माना जाता है, तो वहां पर मैं 2008 में जो 10th पास कर कर कोटा चला गया था। और कोटा से ही मैंने फिर 11th और 12th के साथ साथ आईआईटी की कोचिंग की थी। बहुत मुश्किल रहता है उस समय घर को छोड़कर जाना, बट मेरे माता और पिता दोनों ने बहुत सहयोग करा, और उन्होंने उस समय मुझे जब कोटा भेजा, परिवार की स्थिति उतनी भी बहुत अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, बट उन्होंने जो बहुत अच्छे से, मतलब उस समय हर ज़रूरतों को पूरा करने के बाद मुझे कोटा भिजवाया। वहाँ से मैंने 2 साल कोचिंग करने के बाद फिर आईआईटी जेई में मुझे रैंक हासिल हुई है। आईआईटी जेई मैंने एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद फिर मेरी 2010 से फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आईआईटी आईएसएम धनबाद। सर, हर बच्चा माता का पिता का जैसे लाडला रहता है, आप भी लाडले रहे होंगे। आपने एक बात कही है कि जैसे रिच फैमिली से वास्ता नहीं है, बिजनेस फैमिली है, लेकिन एक रिच फैमिली एक रहता है ना कि हाँ, वही है ना, मेरे परिवार में हर चीज़ मिलेगी, मेरे को जो बोलेगा। या कई बार पापा पूछते हैं कि बेटा कुछ चाहिए तो नहीं है, पर एक बार मांगना होता है सर, फर्क आ जाता है। तो ऐसी फैमिली से निकल के आना और इतना बढ़िया अच्छा सफ़र, और लोगों के दिमाग में ये पॉजिटिव सोच देना कि आप आए हैं तो आपको मदद मिलेगी, न्याय मिलेगा, सर एक बड़ा मामला बनता है, बड़ी एक वजह बन जाती है। लेकिन अब बात करेंगे बचपन के उन कहकारों की। ज्वाइंट फैमिली है, कजन भी रहे होंगे, भाई बहन तमाम लोग रहे होंगे। कई बार जो है परिवार में एक माहौल रहता होगा, भाई सागर मुझे ऐसा, घर में बच्चे करते हैं ना। और शिक्षा की बात करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से है सर? जी, मेरा जो जन्म है वो एक कस्बे में, जो कि नर्मदापुरम जिले के कस्बे पिपरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं से कॉन्वेंट स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई है। कक्षा 8 तक मेरा मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड था, एमपी बोर्ड जो पढ़ाई होती थी उसमें था। मेरा स्कूल काफ़ी उन टाउन के उस आसपास के एरिया में बहुत अच्छा माना जाता है। आज भी बहुत अच्छा स्कूल वहाँ माना जाता है, और शिक्षा वहाँ पर टॉप नॉच होती है। और मुझे जितना याद है कि क्लास 3rd के बाद से मेरी लगभग टॉप 3 रैंक में ही रहती थी। तो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई में भी मैं बहुत ठीक परफॉर्म करता था। तो जैसा आपने बताया कि घर के बाकी बच्चे रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते थे, और कि पढ़ाई लिखाई हमें भैया जैसी करनी थी। तो वो जैसा कि आपने बताया कि पिता जितना मांगते थे उससे ज्यादा ही मिलता था, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड रहा हूँ, साथ साथ पढ़ाई में भी ठीक रहा हूँ। तो जो भी उन्हें पता था कि ये जो भी मांग रहा है, जो भी चीज़ है, तो वो मुझे ज़रूरत रहती थी, और वो पूरा हमेशा मुझे बाय गॉड्स ग्रेस सभी पेरेंट्स ने, मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से उन ज़रूरतों को पूरा किया। साथ साथ जब भी हमारी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी, तो हम सब अपने अपने मामा नानी के यहाँ पे, जब मामा जी के यहाँ पे जाते थे, तो उनके यहाँ पे भी मुझे जो परिवेश मिला है, जो पढ़ाई लिखाई का बहुत मेरे मामा जी जो कि इंजीनियर हैं खुद, और गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, उनके जो दोनों बच्चे हैं, मेरे जो कजिन मामा जी के लड़के, वो लोग भी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। तो उनसे भी मैं प्रेरणा लेता था, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से फिर मैं 10th के बाद कोटा पढ़ने गया था। सागर जी आइडल किसे मानते हैं, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं, ये सफ़र जिसकी वजह से जो है बहुत आसानी से तय हो पाया है आज तक का सफ़र? जी, ऐसे तो हर जीवन के हर पहलू में आपको ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। जब मैं स्कूल में था तो मेरे अध्यापक जो थे और जो मेरे पेरेंट्स थे, उनको मैं प्रेरणा हमेशा से ही माना है। जो स्कूल टाइम में मेरे जो टीचर्स थे, मैं आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, जिनकी वजह से मैं एक छोटे से कस्बे से आकर भी जब मैं कोटा गया, वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के जब स्टूडेंट्स से सामना किया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ऐसे छोटे टाउन से आता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा टॉप नॉच की रही है, छोटे कस्बे में भी रह के। तो वो सभी टीचर को मैं आज भी नमन करता हूँ कि उन्होंने कभी भी ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं आई है कि मैं बहुत ही एवरेज स्कूल से और एवरेज टाउन से आता हूँ। मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस दिया उन लोगों ने, हमेशा से
को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कि आप डिबेट्स होंगे, स्किट्स होंगे, सब में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ से प्रेरणा मिली। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता रहा, बिल्कुल बहुत सारे प्रेरणा स्रोत मेरे रहे हैं और जिनसे मैंने प्रेरणा ली है। ऐसा नहीं होगा, अब कैसा होगा, ये जो टारगेट मिला है ये तो संभव नहीं है, सागर नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा बहुत फिर सुनने एकदम में से मिलता एक ऊर्जा बनी है, बोला यार नहीं करना है। ऐसा कब कब हुआ आपके साथ? ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो जी। मैं जब कोटा में गया था, तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो इनिशियल टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी और मेरी रैंक काफ़ी मेरी कोचिंग में भी 10,000 के आसपास रैंक आती थी, जबकि मुझे लगता था कि मुझे ऑल इंडिया 2-3-4 हज़ार में आना है। तो मेरी कोचिंग में ही मेरी रैंक जब नहीं आ पा रही तो मैं कैसे करूँगा। तो धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट, देखिए कभी भी आप अपने टारगेट को अगर दूर से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा टारगेट लगेगा, बट आप एक एक सीढ़ी उस पर जब चढ़ते रहेंगे तो बड़े से बड़ा टारगेट भी इजी हो जाता है। तो मैं जो है अपने पेरेंट्स से भी बात करता था, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जब जब भी उनसे बात करता था तो उन्हें लगता था कि नहीं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, इसमें नहीं अगली में ट्राई करिएगा। तो जैसे जैसे मुझे याद है कि 2 साल तक मेरे बहुत सारे टेस्ट होते रहे और धीरे 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 तक मैं टॉप 3 बैचेस में पहुंच गया था और फिर फाइनली मेरी सिलेक्शन भी हुई। साथ ही अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में मैं 2016 से मैंने तैयारी करना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया था सिलेक्शन, मैं इंटरव्यू तक गया था बट मैं उसके बाद बाहर हो गया। तो जब मैं मेरा फाइनल रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे बहुत एकदम से दुख हुआ कि बहुत सारा कि इतनी मेहनत करने के बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर मुझे मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स सभी ने हौसला दिया कि पहले अटेम्प्ट तक लोग इतनी आगे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और तुमने बहुत अच्छा किया है और निश्चित ही अगले अटेम्प्ट में आपका सब अच्छा होगा। और इसी ऊर्जा के साथ जब मैंने फिर तैयारी करी तो 2017 के अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2 एग्जाम्स में, साथ ही सिविल सर्विसेज में एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। फिर मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ज्वाइन भी कर ली थी। फिर जब सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट मैंने 2018 का दिया, उसके बाद मुझे आईपीएस अलॉट हुआ। तो ऐसे कई मौके आए हैं जीवन में जब ऐसा लगता था कि ये टास्क बहुत बड़ा है और मुझसे नहीं हो पाएगा। तब बिल्कुल फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट रहा है, उनसे निरंतर बात करते रहना चाहिए हमें जी। और उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त बन जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर कितनी बार ट्राई करना पड़ा? मुझे जिस पोस्ट में मैं आज बैठा हूँ, मुझे 3rd अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली है, तो 3 बार मुझे ट्राई करना पड़ा। इसके पहले मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रहा हूँ 2018 बैच का आईएफएस ऑफिसर, और मेरी 1 साल की ट्रेनिंग यहीं पास में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, वहाँ IGNF देहरादून है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी। जी जी। आप उस क्षेत्र में से यहाँ पे आए हैं, पुलिसिंग में आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, एक बहुत सवाल आपके जो है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ आ रहा है, जैन फैमिली का प्रवेश जी और पुलिसिंग का प्रोफेशन कैसे मैनेज करते हैं सागर जैन जी? जैसा कि आपने सही कहा कि इसके पहले मेरा आज तक भी पुलिस स्टेशन में जाना नहीं हुआ, बस एक बार पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं गया था। उसके अलावा आज तक कभी भी पुलिस स्टेशन में जाना नहीं हुआ किसी भी कारण से। तो आपने सही कहा कि डायरेक्ट में जब सिलेक्शन हो गया तभी मैं पुलिस की वर्किंग से और पुलिस स्टेशन में गया हूँ। देखिए, हम लोग जब भी यूपीएससी में प्रेफरेंसेस भरते हैं तो हम लोग इन जनरिक सभी प्रेफरेंसेस भरते हैं, जिसमें से कि आईपीएस 2nd 3rd नंबर पे लोग इन जनरल भरते हैं। किसी किसी का आईपीएस बनना ही सपना होता है तो वो सिर्फ 1st नंबर पे भरते हैं। तो उसी तरह से जैसा कि आपने बताया, ये पता तो हमें चल ही गया था जब मैं कॉलेज में था कि सिविल सर्विसेज नाम की कोई एक सेवा होती है जिसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं। तो मुझे जब हम कॉलेज में एनुअल डे मनाते थे हमारे कॉलेज का, तो हम वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम सबको इनवाइट करते थे और वो भी हमारे कॉलेज में आकर जो है स्पीच देते थे। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली और पता चला कि ये जो है एक जो यहाँ पे इन पोजीशंस पे लीड कर रहे हैं वो भी हम में से ही
एक हैं, उनमें से जो डीएम साहब थे हमारे, जी। वो हमारे ही कॉलेज से पढ़े हुए थे। जी। तो उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली कि ये जो है डीएम जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं जिससे मैं पढ़ा जी। हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और हम लोग ने एक कॉलेज में भी एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था जहाँ पर जी। हम सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते थे। जी। और उसी तरह मेरा कभी पुलिस से ऐसा डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं हुआ है। उसके बाद ही मैं जब आईपीएस बना तो सीधा मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर ही पुलिस स्टेशन गया हूँ। तो ऐसा कोई हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि दूर दूर तक फैमिली में कोई भी सर्विस में नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट सेवा में है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। मेरी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हुई है फॉर्चुनेटली। नेशनल पुलिस एकेडमी देहरादून वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। वहाँ पर जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो ऐसा नोवाइस एज एक बेसिक आपको सिखाते हैं, और डे 0 से लेकर जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इतना दक्ष कर देते हैं हर फील्ड में वो पुलिसिंग की, कि आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई दिक्कत नहीं आती है और आप इजीली इसको वर्किंग को समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई। हाँ, एक्सपीरियंसेस आपको सभी चीजें सिखाते हैं धीरे धीरे, और वो एक तो प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का, वो चलता रहता है सर। वो तो चलता ही रहेगा। सर, सफलता जब आपके दरवाजे चढ़ी होगी पौड़ी बाय पौड़ी, घर का माहौल कैसा बना होगा उस समय से जब पता चला हुआ हो गया? अच्छा जी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि जैसा ही मेरा सिलेक्शन हुआ था तो काफी सर आंसू भी आए थे किसी के घर में? जी बिल्कुल, खुशी का समय था जब आप एक बार सिलेक्ट नहीं होते और दोबारा आप उसकी मेहनत करते हो। तो डेफिनेटली सभी लोग आशा लगाकर इसमें रखते हैं, और सभी उस दिन मुझे याद आ रहा है कि काफी मेरे इंटरव्यूज भी हुए, काफी जगह मुझे बुलाया भी गया जहाँ जहाँ मैंने तैयारी की थी। और मेरे जब टाउन में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर लाइब्रेरी में लोग ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, उन्हें भी मोटिवेट करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया। और सभी बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने एरिया में जहाँ से आते हो वहाँ पर भी लोगों को मोटिवेट करते हो, और आपको देखकर लोग भी सीखते हैं। और मुझे जब भी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की चाहे किसी भी कॉलेज की तैयारी करते हैं हम लोग, उसमें उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। मैं खुद आईआईटी से हूँ, तो जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी काउंसलिंग के लिए कई बार आते हैं। और जाहिर सी बात है, हम एक छोटे टाउन से आते हैं तो वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जिनसे वो बच्चे गाइडेंस लेते हैं। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। सर, दोस्तों में कभी कभी मिल रहता होगा कि यार कैसे होगा, हो गया, कैसा लगता था? जी, उस समय भी सभी लोग मेरे, जो मैंने जैसे कि बताया कि आई एम फॉर्चुनेट टू कम फ्रॉम अ गुड स्कूल, तो मेरे जितने भी क्लास के काफी लोग हैं जो अलग अलग जगह पे हैं। कोई एम्स में आज है, कोई आईआईएम से पढ़ाई किया है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से सबने पढ़ाई किया है। तो सभी दोस्त लोग अच्छी अच्छी जगह पे ही हैं। बट जब बात होती है तो हाँ, उन लोगों को कई बार लगता है कि हाँ, सिविल सर्विसेज एक मुकाम है जो कि मैंने हासिल किया, तो दे ऑल्सो फील प्राउड इन मी। और बाकी देखिए, ये एक फेज होता है सिलेक्शन का। असली जो फेज है आपका, कि जब आपका काम शुरू होता है तब आप किस तरह से करते हो। मैं चाहता हूं कि ये तो एक एग्जाम, एक पार्ट है, मेरी वर्किंग इस तरह से हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। क्योंकि हम अगर उसी चीज में रहेंगे कि मैंने यूपीएससी निकाल लिया, तो हम कभी फिर आगे की चीज नहीं देख पाएंगे। हमेशा वो एक पार्ट था। 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अब उसके बाद से तो मेरी निरंतर यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं। जो मैंने एग्जाम के जरिए हासिल किया है, वो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस सीट से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं कभी भी, और किसी को भी मेरी तरह काम से तकलीफ ना हो। क्योंकि हम इस तरह से काम करते हैं कि रोज ही लोगों से मिलना होता है। असली परीक्षा आपकी वो नहीं है जो आपने निकाली, असली परीक्षा ये है कि आप अपने काम में सबकी मदद कर पाए। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी फील्ड पे मैं बैठा हूँ कि निरंतर आपको लोग जज करते हैं, निरंतर आपके काम को देखते हैं। और अगर आप काम सही से नहीं कर पाएंगे और जो सही है वो ना कर पाएंगे, तो फिर आलोचना भी आपकी होगी। तो इसीलिए निरंतर मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके और जो सही है वो हो सके।
सर मैं यूट्यूब पे देख रहा था, आपका कोई चैनल था, उसमें आप मोटिवेट कर रहे हैं, इंग्लिश में कुछ आप बोले हैं तो सर जी जी, जैसा कि मैंने बताया कि सिलेक्शन के बाद जगह जगह कोचिंग्स में भी आपको बुलाया जाता है, जगह जगह आप जाते हैं, वो एक फेज रहता है। और उस समय जब आपकी ट्रेनिंग आप ज्वाइन नहीं करते हो तो 4-5 महीने का आपको टाइम मिलता है घर पे स्पेंड करने का। तो उन 4-5 महीनों में मैंने काफ़ी जगह पे विजिट किया, जो मेरी कोचिंग थी वहाँ भी विजिट किया, तो उसके बाद बहुत सही रहा वो। जी जी जी। सर अगर हम बात करें, आप रैंक की अगर हम बात करें, क्योंकि एक टारगेट होता है, हर लोगों की किस्मत में नहीं होता सिविल सर्विस को पास करना। सागर जैन जी ने किया है, रैंक कौन से प्राप्त आपने की उस समय? मेरी 160 रैंक आई थी ऑल इंडिया 2018 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 160 रैंक आई थी, जिसके बाद मुझे आईपीएस अलॉट हुआ था यूपी काडर। बात करें अगर 2017 एग्जाम की, तो मेरी 460 रैंक आई थी, जिसके बाद मैंने दोबारा एग्जाम दिया था इम्प्रूव करने के लिए, फिर मेरी 160 दोबारा आई। दोबारा से 160 बनी है। सर क्राइम पे कंट्रोल जी कैसे करते हैं सागर जैन? जी, ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी एक टीम वर्क है, पुलिसिंग एक टीम वर्क है। मेरे अंडर में 12 थाने आते हैं, सभी देहात के हैं जी। और 12 थानों में हमारे अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर जो एसएचओ है, फिर हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स होते हैं। तो जब भी कहीं पे क्राइम होता है, जब भी कोई संगीन क्राइम होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद मौके पर पहुंचूं और सभी वहां पर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं सभी को बुलाकर और टास्क को आवंटित करें कि किसका क्या काम है, किसे किस तरह से करना है। कुछ कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि हमें उसमें एक एक घंटा इम्पोर्टेंट होता है। और आजकल जैसा कि है कि बहुत सारी जगह पे सीसीटीवी हम लोगों ने ऑपरेशन एक चलाया था, जिसके तहत गांव गांव में भी हमने सीसीटीवी स्थापित करवाए हैं, सहयोग से भी कराए हैं और शासन की तरफ से भी इसमें बजट आया था, तो उसके तहत भी हमने कराए हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी क्राइम होता है तो आसपास के सीसीटीवी में चेक कर लेते हैं और सर्विलांस की बहुत सारी मदद हमें मिलती है और टीम वर्क में मैनुअल इंटेलिजेंस भी, कि पूर्व में जो इस तरह के क्राइम कर रखे हो उनको भी हम लोग राउंड अप करके उनसे भी पूछताछ करते हैं। तो एक टीम एफर्ट होता है और इसी तरह से हम लोग फिर क्राइम पे कंट्रोल करते हैं। वर्तमान परिवेश में क्या लगता है कि जो है साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, साइबर क्राइम हर साल बढ़ ही रहा है डिस्पाइट ऑल द अवेयरनेस, बट हम लोग की यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर कर सकें। नए नए तरीके के क्राइम जो हैं साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इजाद किए जाते हैं। आजकल आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट नामक एक उन्होंने क्राइम बहुत ही सामने आ रहा है, जिसमें कि वो लोग बता देते हैं कि हम लोग पुलिस से बोल रहे हैं और आपका अरेस्ट कर लिया गया है, आपका अरेस्ट कर लिया गया है और आप इसमें इतने पैसे हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जांच के दौरान, उसके बाद आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना भी चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होती है। पुलिस को किसी भी व्यक्ति के द्वारा वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं किया जाता है। आप लोग सतर्क रहें। जब भी इस तरह की कोई लोग आपको कॉल करें कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपके कुरियर में अवैध माल हमें प्राप्त हुआ है, आप अंडर अरेस्ट हैं, तो उस कॉल को तुरंत ब्लॉक कीजिए। अपने नज़दीकी साइबर हेल्प डेस्क जो कि आपके थाने पर है वहाँ पर सूचना दीजिए। एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करिए। साथ ही टोल फ्री नंबर है 1930 वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करिए, क्योंकि किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, किसी भी पुलिस एजेंसी के द्वारा आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं किया जाता है। सर सहारनपुर में चुनौती क्या मानते हैं, पुलिसिंग चुनौती क्या है सहारनपुर में, जिसको जो है अभी कमांड नहीं कर पाए या पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जी, क्योंकि ये बॉर्डर का एक जनपद है जिससे कि आपको हरियाणा की बॉर्डर है, उत्तराखंड की बॉर्डर है, हिमाचल का कुछ पार्ट हमारे जनपद से लगता है। तो ये जो क्योंकि 3 राज्यों से जनपद की सीमाएं हैं, यहाँ पर ऐसे क्राइम्स होते हैं जब क्राइम करके जो है दूसरे स्टेट में क्रिमिनल्स चले जाते हैं। कई बार उनकी तलाश हेतु हमें दूसरे राज्य में टीम भेजनी पड़ती है, जो और क्योंकि यमुना का जो बेल्ट है यहाँ पर कुछ कुछ थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ
की जो नशे की जो है तस्करी। उसकी तस्करी के कुछ कुछ हमें चुनौती रहती है, जो कि हम निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन वाइट पाउडर के 2 हमने अलग अलग टाइम पर ऑपरेशंस चलाए गए थे, जिसमें हमने खूब भारी मात्रा में जो है अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। बट ये एक चुनौती रहती है कि जो एनडीपीएस के जो केसेस होते हैं, जो कि छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग अपने अपने एरियाज में सप्लाई करते हैं, तो इनकी हम लोग अभी फिर से ऑपरेशन हम लोग चलाकर इसमें जो बिग फिश हैं, जो बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, जिनसे ये छोटे छोटे सप्लायर्स माल खरीदते हैं, उन पे हम लोग अभी काम निरंतर कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। सर, नशा बड़ी समस्या बन चुका है, ये बात आप भी मान रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर यमुना लगा हुआ खादर इलाका जो है, वहाँ पे जो है पैकेट्स वाइट पाउडर आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हम पुलिस लोग कहाँ खड़ी है सर वहाँ पे? अगर देखा जाए कमांड कितना कंट्रोल किया जा चुका है, या अभी बहुत ज्यादा मेहनत या वर्क करने की जरूरत है उस क्षेत्र में नशे को लेकर अगर बात जी, ये इस तरह के क्राइम्स होते हैं कि क्योंकि ये एडिक्शन है, धीरे धीरे लोग, अगर हम समाज के रूप में ही ये इनको बॉयकॉट करना शुरू करें, जो नशे कर रहे हैं उनको कॉलिंग आउट करना शुरू करें, पुलिस को सूचना देना शुरू करें, तो ही ये पूरी तरह से सामाजिक जागरूकता सामाजिक जागरूकता हम लोग जगह जगह पर जाकर कैंप भी करते हैं, जहाँ पर ज्यादा समस्याएं आती हैं। और साथ ही हमारे सबके सीयूजी नंबर जो है पब्लिक में है, और जब भी मुझे इस तरह की कोई सूचना देता है, चाहे वो गोपनीय सूचना हो, चाहे सामने आकर वो देना चाहे, हम उस पर तुरंत काम करते हैं। उस पर उन जो भी नाम हमें बताते हैं कि ये लोग इन धंधों में संलिप्त हैं, हम उन पर जांच करते हैं गोपनीय रूप से। अगर सही पाया जाता है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाता है। मैं सभी से ये भी अपील करूंगा कि आपके आसपास क्षेत्र में जो भी इस तरह के अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं, तत्काल हमें सूचना दें। हमारा सभी का नंबर पब्लिक है, आप अपने नजदीकी थाने पर भी सूचना दे सकते हैं। अपने क्षेत्राधिकारी एवं एडिशनल एसपी एसएसपी सभी के नंबर्स हैं आपके पास, तो आप निश्चिंत ही देखिए, आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी, और हम इस पर काम करके, और जो भी आपके क्षेत्र की समस्याएं, जो भी यहाँ पर ये इस तरह के सप्लाई कर रहा है एनडीपीएस के आइटम, तो हम उन्हें निश्चित ही उन पर कार्रवाई करेंगे। हाल फिलहाल में अपराध का लेवल रेशो क्या मानते हैं सर? बढ़ा हुआ है, निरंतर कंट्रोल में है, या कमांड से? जी, ये तो अभी निरंतर कंट्रोल में ही है, क्योंकि जैसी अभी ऐसी कोई बहुत ही मेजर घटनाएं नहीं है जो अनवर्कआउट है। जो घटनाएं होती हैं, हम लोग इसमें 3 वर्षीय समीक्षा करते हैं 2022 की। रंजिशन हत्याएं बहुत हो रही है, देखा भी जाता है, आप जाते भी हो हमेशा। जी बिल्कुल। कुछ कुछ ऐसी लूट बड़ी है सर, रंजिशन जो घटनाएं हैं उन पे हम लोग यही कहेंगे कि अगर आपको कोई रंजिशन जो है बहुत समय तक चलती है, दोनों पक्षों की लड़ाई जो है वो एकाएक नहीं होती है। अगर किसी की कोई आपको धमकी दे रहा है तो निश्चिंत ही आपको नजदीकी थाने आकर अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। हमारे यहाँ पर तहसील दिवस है और थाना दिवस है, 2 ऐसे हम लोग महीने में ऐसे 4 दिवस हम आते हैं हर सैटरडे, जहाँ पर राजस्व की और थाने की मिलकर टीम और आपके लैंड डिस्प्यूट है उनको हम सुलझाते हैं। तो अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपकी जमीन पर जो अवैध रूप से एंट्री ले रहा है, तो आप निश्चिंत ही वहां पर थाना दिवस और तहसील दिवस में बता सकते हैं। यहाँ पर लैंड रिलेटेड समस्याएं काफी आती हैं, तो हम लोग की यही कोशिश होती है कि एवरी सैटरडे हम ज्यादा से ज्यादा केसेस को सुने, फिर एक जॉइंट टीम हम लोग भेजते हैं रेवेन्यू की और पुलिस की, और जो भी ऐसे पुराने मामले हैं हम उसे रजिस्टर में दर्ज कर उनको निरंतर उनकी पैरवी भी करते हैं। सर, किससे जुड़े हुए हैं? बात आपकी बायोग्राफी की हो रही है, जीवन पर्यंत में जो अभी तक का कोई ऐसे किस्से जो अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? सागर जैन के साथ ऐसी घटना घट गई, या मेरे को कई बार ऐसे परिवार में टीचर ने या पुलिसिंग में रहते हुए कई बार घटना ऐसी घट गई, यार कैसे होगा ये, आप पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात तो जहां तक मैं पत्रकार जीवन में जानता हूं कि घटना के तुरंत बाद में हमेशा आप दिखाई देते हैं, अगर जब से आप एसपी देहात हैं, ये आपका बड़प्पन भी है सर? जी, हमारा यही कोशिश रहती है, क्योंकि मेरा क्षेत्र रूरल का काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, तो अगर साइमल्टेनियसली कहीं 2 जगह घटना हो जाए तो भी मेरी कोशिश ये रहती है कि एक एक करके सभी घटना स्थल पर जाऊं। ऐसा कोई किस्सा मुझे अभी तो देखिए, किस्से पुलिसिंग में तो हर दिन एक नया किस्सा ही है। कुछ सुना दीजिए। कोई ऐसा क्राइम को लेके बहुत बड़ा क्राइम हुआ हो, या बहुत बड़ा अपराधी सामने आया हो जिसको, या कई बार चुनौती सामने आ गई हो, ये तो करना है। जी, मैं इसके पहले जैसा कि हर
हर महीने कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां पर आपको अपना फुल एफर्ट देने के बाद ही वो खुलती है। जैसे कि मैं इसके पहले मुरादाबाद में था, जी। तो एक घटना वहां पर हो गई थी। एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया था। तो जी। हमारी, मुझे टीम याद है कि 36 घंटे तक हम लोग फील्ड पे ही रहे थे। उस समय मैं सीओ का चार्ज देख रहा था, एएसपी का चार्ज देख रहा था, और मेरे ही थाना क्षेत्र में एक व्यापारी का, आड़ती का जो है अपहरण कर लिया था, जिसकी सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई थी। और कुछ लोग उसको कार में जबरदस्ती अंदर डालकर और वहां से अपहरण करके उसका ले गए थे। तो उनकी फैमिली मेंबर्स से जब मैं मिला, वो काफी चिंतित थे। और हमने फिर धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि इन टाइप की जो घटनाएं होती हैं जिसमें अपहरण होता है, उसमें हर घंटा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें समझ में आ गया था कि हमें जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। तो मेरी पूरी टीम, हम लोग पूरी तरह से इसमें लग गए थे। और मुझे याद है कि 36 घंटे तक निरंतर हमने उनका सर्च ऑपरेशन चलाया, सीसीटीवी कैमरे देखे, धीरे धीरे जो लीड्स बनती गई, फिर हमने उनको फाइनली आगरा से बरामद किया था और सकुशल उन्हें बरामद किया था। और जो भी अपराधी उनको वहां से अपहरण करके ले गए थे, सभी को जेल भेजा था। तो कई ऐसे किस्से होते हैं जब आप अपना 100% उसमें लगा देते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। सर, सभी पुलिस वाले अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले कर्कश होते हैं। आम जनता जानने से घबराती है, डर लगता है, भयभीत होते हैं। शासन, प्रशासन और सरकार का विशेष रूप से पुलिस को ये निर्देश भी है कि आने वाले व्यक्ति को ससम्मान उसकी बात सुनी जाए। कैसे देखते हैं जो व्यक्ति ऐसे व्यवहार करते हैं पुलिसिंग में रहते हुए, जो अशोभनीय होता है? जी अभी बिल्कुल। हम बात करें, पत्रकार वाला मामला आपने निपटाया भी है सर, बेहट की मैं बात करूँ तो जी, तो वो आपके ऐसे नॉलेज ऐसे में? कोई भी हमारे संज्ञान में जैसे ही आता है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, हम उसकी जांच भी करते हैं। उनका गोपनीय रूप से भी जांच होती है और अधिकारियों को भी उनकी जांच दी जाती है। जैसे ही उनके द्वारा अगर कोई इस तरह से रिपोर्ट भेजी जाती है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, पुलिस भी जनता का ही एक हिस्सा है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सभी टाइप के हमें लोग मिलते हैं। कोई जो है अपने काम के प्रति जो बहुत अच्छा होता है, कोई इस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हमारा यही काम होता है कि एज एन पुलिस ऑफिसर, एज अ लीडर, हमें यही सभी को गाइड करना है कि हमारी सारी की सारी जो पुलिस फोर्स है वो जनता से बहुत अच्छा व्यवहार करे। जो भी हमारा ब्रिज है जनता और पुलिस के बीच में, उनसे बिल्कुल कम कर सकें और जनता के लोग जो है निश्चिंत, निर्भीक होकर अपनी प्रॉब्लम रख सकें। और जो भी ऐसी शिकायत आती है हमें तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपने देखा होगा, पूर्व में भी कार्रवाई की और निरंतर ऐसे पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ जांच आती है, हम उन पर कार्रवाई करते हैं जांच के उपरांत। पुलिसिंग में रहते हुए सागर जैन की अभिलाषा क्या है, जीवन की टारगेट क्या है, सपना क्या है जो अभी अधूरा है, जिस पे आपका काम करना बाकी है? जी, ऐसा तो कोई सपना नहीं है जो अधूरा है। भगवान का, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी सर्विस करने का मौका मिला है जहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। बट जो शासन प्रशासन के जो निर्देश हैं, उन्हीं को सकुशल उनका पालन करना है। जो भी उच्च अधिकारी गण जो जैसे जैसे निर्देश आते रहते हैं, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई त्योहार रहता ही है, कोई ना कोई ऐसी ओकेजन आते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बिगड़ने की आशंका होती है। तो हम लोग हमेशा, यही हमारी अभिलाषा रहती है कि हम सभी को सारे के सारे त्योहार सकुशल निपटाएं, सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने ना आए। और जो भी हमारी तो ये रहती है कि कोई भी क्राइम हो ही ना, और अगर कोई क्राइम हो गया तो उसे जल्दी से जल्दी उसका डिटेक्शन हो जाए, दोषी को सजा मिले। यही हमारा एक एफर्ट रहता है। संदेश क्या देना चाहेंगे उनको जो आपको अपना आइडल मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, सागर जैन जैसा बन जाना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अपने जो है बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने जो गुरु हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनका सम्मान कीजिए। वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। अगर मैं जब छोटा था तो इसी तरह से कई शिक्षाएं उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और जो भी सिविल सर्विसेज में आने की इच्छा रखते हैं, और जो भी कोई अपना एक कोई टारगेट
कोई भी टारगेट हो, चाहे हमेशा टारगेट से घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके उस तक पहुंचना है जो भी आपका टारगेट है। और हमेशा अपने कर्तव्य के लिए जो है एक दृढ़ निश्चय रखिए, और किसी भी चीज से घबराइए मत। कभी भी अपने अंदर घमंड ना आने चाहिए आपको। जैसे हम लोग भी देखते हैं, हमेशा हम्बल रहना चाहिए, और हम हम्बल रह के ही सारे काम आसान होंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जो भी मुझे सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो थी हमारे साथ में जय सागर जैन जी, एसपी देहात हैं। बायोग्राफी पे चर्चा हो रही थी, किससे जुड़े बने हुए थे, तमाम उन अनछुए पहलुओं पर भी हमारा प्रयास रहा है कि जो उनको छुआ जाए, अपने दर्शकों को बताया जाए आखिर सागर जैन जी हैं क्या, और सागर जैन जी सागर जैन बने कैसे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू।